एनिमे की शुरुआत में हम जिनवू को देखते हैं जो किसी कुश्त को पूरा करके आया था और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। तभी उसके फोन पर जिना का कॉल आता है और वो उसको बोलती है कि उसके स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसमें उसे आना होगा। जिनवू घड़ी में टाइम देखता है जहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, फिर भी वो जिना के स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू जब जिना के स्कूल में पहुंचता है तो जिना उसे देखकर बोलती है, क्या तुम सच में मेरे ही भाई हो? क्योंकि जिनवू बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो गाइस हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है जहाँ पर इस दुनिया में गेट्स को 10 साल से ज्यादा हो चुका है। जो गेट के अंदर मॉन्स्टर है और वो हंटर जिनकी पावर अवेकन हो चुकी है, उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को पैसों की जरूरत है क्योंकि वो अपनी बीमार माँ और अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहता है। जिनवू एक ई रैंक हंटर है और जब किसी की भी पावर एक बार अवेकन हो जाए तो वो और भी ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब है वो अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकता है। पर डबल डंजन की रेड में जिनवू के पास सिस्टम की पावर आ जाती है जिससे वो अपनी स्किल को और भी ज्यादा बेहतर कर सकता है, साथ ही अपने आप को भी अपग्रेड कर सकता है। जिनवू ने बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और साथ ही अपनी स्किल्स को भी बेहतर किया है और साथ ही जिनवू को एक ऐसा क्योर मिलता है जिससे वो अपनी बीमार माँ को ठीक कर सकता है। इसके बाद जिनवू को शैडो मोनार्क की पावर मिलती है जिससे वो शैडो की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये रिकैप यहाँ पर खत्म हो जाता है और हमें दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू बोलता है, इसमें क्या अजीब लग रहा है, अब मैं स्पोर्ट ड्रेस पहन के थोड़ी तुम्हारे टीचर से मिलने आ सकता हूँ। हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जिनवू को देखी जा रही थी क्योंकि जिनवू इतना अच्छा लग रहा था। जिना ये देखकर जिनवू को बोलती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की से बात कर सकती हूँ। यहाँ पर जिनवू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो जिना के गाल खींचते उसको ले जाने लगता है और फिर वो टीचर से बात करने चला जाता है जहाँ पर जिना के टीचर बताती है कि जिना काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर किया है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आगे चलकर जिना की पावर अवेकन हो जाती है तो क्या आप उसको एज अ हंटर ज्वाइन करने देंगे? जिस पर जिनवू उसे मना कर देता है, पर इसके अलावा उसे जिनवू से एक और मदद चाहिए होती है क्योंकि जिनवू के पास हंटर का एक्सपीरियंस है। और हम दूसरे सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंगी होता है। जब जिनवू रेड मिशन कर रहा था तो उसकी टीम में हमें ये लड़की भी दिखाई गई थी। जिनवू उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? क्योंकि वो फोटो उसकी बहन की होती है। ऑब्वियसली ये लड़की जिना की फ्रेंड है, मतलब कि उसकी क्लासमेट है। और सोंगी को भी पता चल जाता है कि जिनवू जिना का भाई है। और गाइस अगर मैं किसी भी कैरेक्टर का नाम गलत अनाउंस करता हूँ तो प्लीज कमेंट में बता देना। सोंगी को लगता है कि जिनवू उसको हंटर मिशन पर जाने के लिए मना करेगा और वो बोलती है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जिनवू बोलता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बस मेरे पीछे आओ। और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फ्लाइट था, योंग डोंगसू आया होता है और उसे लेने जिनचोर आया होता है। डोंगसू को यहाँ पर आके इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बोलता है, कोरिया कितना ज्यादा ओल्ड फैशन है और मुझे लगा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का हेड मुझे यहाँ लेने आएगा। यहाँ पर जिंचुल बोलता है कि जिस देश को तुमने धोखा दिया उसमें दोबारा आए हो बस उन दो लोगों से मिलने के लिए। डोंगसू बोलता है, क्या मिलने के लिए? तुम अपने आप को इतना मासूम मत दिखाओ, तुम लोग सर्वेलेंस पार्टी में हो। क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सब कुछ एक डंजन के अंदर होगा। पहले वो ई रैंक हंटर, फिर बाद में वो डी रैंक हंटर। वो यहाँ पर जिनवू और सोंगी की बात कर रहा था और बोलता है कि मैं उन दोनों को मार डालूंगा, क्या तुम मुझे रोक सकते हो अपनी स्किल के साथ? और हमें दूसरे सीन में हंटर्स का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर चॉय जॉन इन गोगुनी को अपने थर्ड ग्रेड मिशन के बारे में बताता है जो कि जेजो आइलैंड पे हुई थी। वो बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज सामने आई है। वो बताता है जो इस आइलैंड पे आंट्स थी अब उनके पास विंग्स भी आ चुके हैं, मतलब कि अब वो उड़ना सीख रहे हैं। वो बताता है बस खुशी की बात इतनी है कि वो ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं, पर बस ये थोड़ी समय तक के लिए है। हमें पता है कि वो उड़ के मेन सिटी तक भी आ सकते हैं और यहाँ पर आके तबाही मचा सकते हैं, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए चॉय गोगुनी को बोलता है, अरेंजमेंट करके इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर सी गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिनवू सोंग को लेकर आया होता है और वो उसे आंग और योंग से मिलवाता है। जिनवू ने आंग से एक हेल्प मांगी होती है कि उसे एक मिशन में अलाउ करे जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज करवाया होता है। ये मिशन इसलिए बनवाया गया है ताकि नए मेंबर्स और नए हंटर्स की स्किल चेक कर सके, इसीलिए ये लोग एक सी रैंक गेट के अंदर आए हैं। जिनवू सोंगी को इसलिए लाया होता है ताकि वो उसे दिखा सके एक हंटर होना कितना मुश्किल भरा काम है। और एक हमें बंदा दिखाया जाता है जो ए रैंक का होता है और उसका नाम किमचुल होता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर होता है, साथ ही काफी अच्छा एक अटैकर भी होता है। पर यहाँ पर आके किमचुल का मूड पूरा खराब हो जाता है ये देख करके यहाँ पर इतने लो रैंक के हंटर क्या कर रहे हैं। तो आन यहाँ पर इस स्ट्राइक टीम के बारे में बताता है कि इस टीम में एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर है और 2 सी रैंक के हंटर है और 2 ई रैंक के हंटर है जो जिनवू और सोंगी होते हैं। तो टोटल 10 मेंबर
हो जाते हैं और जिन्हों अपने मन में सोचता है इस टीम में तो काफी ज्यादा अच्छे हंटर है और साथ ही काफी ज्यादा ताकतवर भी है। जिन्हों सोंगी को ये दिखाने लाया था कि हंटर्स के मिशन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर इस टीम को तो देखकर लगता है ये मिशन काफी आसानी से खत्म हो जाएगा। उसको लगता है कि उसका पूरा प्लान चौपट हो चुका है और आन यहाँ जिन्हों के पास आता है और कहता है क्या तुम इस मिशन में अपनी इन्वायरमेंट थोड़ी कम कर सकते हो, क्योंकि नए हंटर्स को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। जिन्हों ठीक है बोलकर गेट के अंदर चला जाता है, पर वो गेट अचानक से बदल जाता है और लाल रंग का हो जाता है और ये चीज जिन्हों ने पहले नोटिस कर ली थी, इसलिए वो सॉन्ग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। पर उनके बाहर निकलने से पहले ही वो गेट पूरी तरह से सील हो जाता है, जिससे अब वो लोग बाहर नहीं जा सकते। पर लेकिन जिन्हों का फेस थोड़ा सा बाहर था और वो आन को कहता है कि जल्दी से प्राइमरी रेड टीम को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, ये एक इमरजेंसी है। और वो गेट पूरी तरह से सील हो जाता है। यहाँ पर आन व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को कॉल करता है। गिल्ड मास्टर ये सब सुनकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल सा सी रैंक का गेट रेड गेट में कैसे बदल सकता है। गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। और वो लोग गेट के अंदर फंस जाते हैं और वो अपने चारों ओर देखते हैं कि वो एक बर्फीले इलाके में फंस चुके हैं। किमचुल बताता है कि ये गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो चुका है। सॉन्ग पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिन्वू बताता है कि ये गेट एक नॉर्मल गेट से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके एक बार अंदर जाने के बाद हम बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस डंजन से बाहर निकलने के लिए हमें इस डंजन के बॉस को मारना होगा, या तो फिर ये डंजन खुद ही अपने आप को तबाह कर ले, जिस काम में सालों भी लग सकते हैं। जिन्वू सोंगी को ये सब बता ही रहा होता है, तभी बहुत ही स्पीड में दो प्रोजेक्टाइल्स उड़ के उनके ओर आते हैं, जिसकी वजह से एक सी रैंक हंटर की मौत हो जाती है, जिसकी मौत एक स्नो एरो लगने की वजह से हुई होती है और दूसरा एरो सॉन्ग के ऊपर आया होता है, पर जिन्वू उसे अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। तो यहाँ पर एक पार्क हिजिन नाम की लड़की होती है जो जिन्वू को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो लड़की जिन्वू की पावर और रिफ्लेक्सेस को देखकर अपने मन में सोचती है जिन्वू कोई नॉर्मल ई रैंक हंटर नहीं है, शायद इसका लेवल ए या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है। तभी वो लोग देखते हैं ये तीर कहाँ से आए होते हैं। तभी इन लोगों को पेड़ के ऊपर दो आइस एल्फ बैठे हुए दिखते हैं। जिन्वू अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने पहले बड़ी चालाकी से कमजोर हंटर्स को अपना निशाना बनाया होता है, जो कि सोंगी और वो सी रैंक का हंटर होता है। जिन्वू सोचता है ये नॉर्मल एल्फ नहीं है, ये स्ट्रेटेजी के साथ हमला कर रहे हैं। पर वो दोनों इन लोगों का मजाक उड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जिन्वू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो आइस एरो को अपने हाथ से ही क्रश कर देता है। सोंगी ये सब देखकर घबरा जाती है और जिन्वू को पूछती है ये लोग कौन थे। जिन्वू बताता है कि ये सब आइस एल्फ है और हंटर इन्हें आइस स्लेयर भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम होते हैं। तभी किमचुल बोलता है कि अब हमारा नेटवर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है और ये सी रैंक का गेट एक बी रैंक के गेट में भी कन्वर्ट हो चुका है और खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब मैं सभी को लीड नहीं कर सकता हूँ। तो हमें दो ग्रुप बनाने होंगे, अगर हम इधर ही खड़े रहते हैं तो हम जम के मर जाएंगे, नहीं तो वो एल्फ हमें मार देंगे। जिंचिल बोलता है जो भी मेरे साथ चलेगा मैं उसे जिंदा रखूंगा और वो बस ताकतवर लोगों को ही अपने साथ रख लेता है। वो बोलता है कि जो भी सी रैंक से नीचे है वो मेरे साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि वो उन लोगों को अपने ऊपर एक बोझ समझ रहा था। और वो बोलता है कि यहाँ का एक दिन बाहरी दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, तो इसलिए हमें इस काम में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। और बोलता है कि बॉस को हराने के लिए मुझे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। पर उसके जाने से पहले पार्क हिजिन जिंचुल से पूछती है क्या मैं इन लोगों की टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ, जिस पर जिंचुल बोलता है हाँ ये तुम्हारी मर्जी है। जिंचुल अपने मन में बोलता है क्या इस लड़के को इन लोगों के ऊपर दया आ रही है, पर ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ है। हिजिन जिन्वू के पास आती है और कहती है लगता है किमचुल ने उस आइस एरो को नोटिस नहीं किया है और मुझे लगता है कि तुम कोई एक ही रैंक हंटर नहीं हो। जिन्वू इसे इग्नोर मारता है और जिंचुल कहता है कि हम मेन रोड की ओर जा रहे हैं, तो जिन्वू कहता है कि तो हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं। वो दोनों अलग हो जाते हैं। जिंचुल को एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बहुत सारे पंजों का निशान होता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि उनके आसपास आइस बियर्स है, इसका मतलब वो ई रैंक हंटर सब मरने वाले हैं। जिंचुल अपने मन में सोचता है कि टीम में सी रैंक हंटर्स और साथ ही पार्क हिजिन भी है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो ई रैंक हंटर उन सब का लीडर है। सीधी सी बात है जिन्वू फॉर्म में आ चुका है, बंदे का और आई काफी है सामने वाले को डराने के लिए। तभी उनके ऊपर आइस बियर्स हमला कर देते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। पर लेकिन किमचुल एक ए रैंक हंटर है जो उन बियर से फाइट करने लगता है और एक बियर को तो बीच से ही काट देता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। दूसरी तरफ हमें जिन्वू की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क हिजिन कहती है क्या तुम ये निशान देख रहे हो, ये एक आइस बियर के पंजों के निशान है, लगता है कि हम उनके इलाके में पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। जिन्वू कहता है कि अगर हम उनके इलाके में जाएंगे तो उस जगह बस वही हमारे दुश्मन होंगे जो कि उन एल्फ से तो काफी ज्यादा कमजोर है। पार्क हिजिन बोलती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इस जंगल में काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है, तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से गर्म कपड़े निकालता है
और वो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना हाई लेवल का स्टाफ इस बंदे के पास कैसे आया। सोंगी पूछती है कि असलियत में तुम हो कौन। जिनवू बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें इस जगह लाया हूँ और मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। बस इसके बदले में तुम मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना और हाँ, तुम दोनों भी मुझसे ना कुछ पूछना ना कुछ मांगना। तभी उनके पीछे से एक बहुत ही बड़ा आइस बियर आ जाता है और जिनवू अपना टाइटल चेंज करके वुल्फ असैसिन रख देता है और लड़ना शुरू कर देता है। और हमें दूसरे सीन में व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर आके देखता है कि गेट पूरी तरह से सील हो चुका है। पर वो बोलता है चलो अच्छी बात है, उस टीम के अंदर एक ए रैंक हंटर और भी ज्यादा हंटर है और वो शायद इस डंजन से बाहर निकल आए और बस ये सब मिस्टर किमचुल के ऊपर डिपेंड करता है। और तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उसको बताता है कि उस टीम के अलावा और 2 बंदे उनके साथ गए हैं जो कि जिनवू और सोंगी होते हैं। गिल्ड मास्टर उनकी रैंक पूछता है और दूसरा बंदा बताता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, पर ऐसा लगता है कि वो अवेकन हुआ है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर डोंगसू होता है। तभी वो कार में से बाहर निकल के बोलता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई ए रैंक का गेट आ गया है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है होंग डोंगसू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी इस समय अमेरिका में होना चाहिए ना। डोंगसू बोलता है कि तुमने एक ई रैंक के हंटर को गेट के अंदर कैसे जान दिया, वो तो तुम्हारे गिल्ड का मेंबर भी नहीं है। जिनचुल अपने मन में सोचता है चलो अच्छी बात है कि जिनवू उस गेट के अंदर है, क्योंकि उस गेट के अंदर तो डोंगसू भी नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू ने सारे बियर्स को बिना किसी वेपन के अपने हाथों से ही मार दिया होता है और उन बियर्स को मारने पर जिनवू को पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये लोग उस बियर का मीट खाते हैं और जिनवू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जिनवू उन बियर के ठिकाने पर पहुंच जाता है और अपनी शैडो मोनार्क की पावर से बहुत सारे शैडो सोल्जर समन कर लेता है और उस शैडो आर्मी में इग्रिस भी होता है और यहाँ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना चालू हो जाती है। सारे बियर शैडो आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना चालू हो जाती है और इग्रिस जिनवू के पास ही खड़ा होता है और यहाँ पर शैडो आर्मी हार रही होती है क्योंकि वो बियर कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, जिसकी वजह से जिनवू की सारी एएमपी खत्म हो रही थी। और तभी उनका मेन बॉस सामने आता है और शैडो आर्मी के शैडो सोल्जर्स को मार देता है, जिस वजह से जिनवू की एमपी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अब इग्रिस उस बॉस से लड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट होती है और ये फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। इग्रिस उस बियर को चीर फाड़ देता है और आखिरी में वो उसका गला काट देता है और उसका गला जिनवू के पैरों के पास आके गिर जाता है और जिनवू अपने मन में सोचता है कि अगर इसके पास उस समय इसकी तलवार होती तो शायद मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाता। और इस समय इग्रिस का लेवल जिनवू या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, पर कमाल की बात यह है कि जिनवू इग्रिस को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें किमचुल की टीम दिखाई जाती है जिसकी पूरी तरह से बैंड बच चुकी होती है, मतलब कि उसके टीम के सारे मेंबर मर चुके हैं और बस किमचुल ही जिंदा बचा है और उसे आइस एल्फ ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। किमचुल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और शायद हमें लास्ट में एल्फ के लीडर को भी दिखाया जाता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू और इग्रिस ने सारे बियर्स को मार दिया था और जिनवू वहाँ पर अराइस बोलता है और उन बियर्स और उनके बॉस को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लेता है। दूसरी तरफ हम गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम डोंगसू भी आ गया था। गेट के अंदर भले ही 3 दिन हो चुके हैं पर यहाँ पर खाली 3 घंटे ही हुए हैं। डोंगसू थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है मुझे तो लगता है सन जिंगू अंदर मर गया होगा अभी तक, इधर आके तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो चुका है, तो चलो अब मैं चलता हूँ, इतनी लंबी ट्रिप से आया था। पर एक सेकंड रुको, सन जिंगू तो तुम्हारे गिल्ड का ही नहीं है, तो तुम्हारी असोल्ट टीम के साथ गेट के अंदर कैसे गया। ये सुनकर तो आंख के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि सन जिंगू मेरा दोस्त है, उसको एक सी लेवल के गेट के अंदर जानता है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो ये सुनकर डोंगसू कहता है तो अच्छा ऐसी बात है और ये बोलकर वहाँ से जान लगता है, पर लेकिन वो बहुत ही स्पीड में आकर आन का गला पकड़ लेता है। डोंगसू बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोलूंगा, तुम क्या साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ, मुझे पता है कि तुम्हें नई नई चीजें आजमाना पसंद है। तभी वेग साइड से आ जाता है और डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ डोंगसू तुम इसे छोड़ दो। वेग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके पूरे व्हाइट बाल हो जाते हैं। डोंगसू बोलता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, एक छोटे शहर का गिल्ड मास्टर, क्या कहना चाहते हो तुम। दोनों ही अपना बहुत ही खतरनाक ऑर्डर रिलीज करते हैं और लड़ने वाले होते हैं। तभी आन अपने मन में सोचता है कि इधर 2 एस रैंक हंटर है और इन दोनों की लड़ाई होने वाली है, तो अब क्या होगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमें दूसरी ओर जंगल का सीन दिखाया जाता है। तो गैस आपको याद होगा कि लास्ट टाइम खाली किमचुल ही जिंदा बचा होता क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो जंगल से बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारे आइस बियर मरे हुए दिखते हैं और वो बोलता है क्या उन ई रैंक हंटरों ने इन आइस बियर्स को मारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे ऐसा लगता है कि आसपास कहीं पर आइस एल्फ है और ये सोचकर वो भागने लगता है। और मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच
में जिनचुल आ जाता है और बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा होता है, पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जिनचुल बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा शक किसके ऊपर है, पर लेकिन 2 महीने पहले मैंने सन जिंगवू की पावर लेवल चेक किया था, वो एक ई रैंक का ही हंटर है। और जहाँ तक बात है होंग डोंगसुंग की, उसको एक मैजिक बीस्ट ने मारा था। तो डोंगसू बोलता है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे मिस्टर यू ने मारा हो। जिनचुल पूछता है कि तुम सन जिंगवू के पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू बोलता है तो सिर्फ एक बहाना है मारने का, और सीधी सी बात है वो इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग तो आग वाग जला के पूरे पिकनिक के मूड में होते हैं। किमचुल ये देख के कहता है कि ये कमजोर बंदे अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके पास खाना है, पानी है और आग भी है। और ये देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कौन है वो गधा जिसने ये सब छुपा के रखा था। खाना और हथियार की कमी से काफी ज्यादा परेशानी आई, जिससे काफी लोग मारे गए। और वो वहाँ पर आने लगता है और कहता है कि मैं बस 3 तक गिनूंगा, बता दो वो कौन था जिसने ये सब छुपाया, वरना तुम सब मारे जाओगे। और उसे पता चल जाता है कि पार्क हिजिन को ये सब पहले से ही पता हुआ था, इसलिए वो इस टीम में ज्वाइन हुई थी। वो उन लोग पास हमला करने आने ही वाला होता है, तभी उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे सन जिंगवू का हाथ है। तभी पीछे जिनवू आता है, उसे बहुत ज्यादा पावरफुल किक मारता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम ही एक रीजन हो अपने टीममेट्स को मरवाने के, और तुम हमारे लिए भी एक खतरा बन चुके हो। तो चलो अब सामने आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को छुपा सकते हो। और तब हम तभी देखते हैं कि सामने आइस एल्फ आ चुके होते हैं, जिन्हें जिनवू ने पहले ही सेंस कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि उन एल्फ के बीच में उनका बॉस भी होता है, जो कह रहा था इस कचरे में चलो कुछ तो काम की चीज है। और हम देखते हैं कि उन एल्फ की कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है जो जिनवू को समझ आ रही होती है। जिनवू ये चीज नोटिस नहीं करता है कि उसे एल्फ की लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो पार्क हिजिन उससे पूछती है क्या तुम्हें इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, जिस पर वो बॉस बोलता है क्या बात है तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है। जिनवू पहले खुद कंफ्यूज था कि उनको इसकी लैंग्वेज कैसे समझ में आ रही है, पर लेकिन उसे जब पता चलता है कि उसके पास सिस्टम की पावर होने से उसे इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो उनका बॉस कहता है कि इस बंदे ने तुम्हें पहले देखा था, और ये बताता है कि उन इंसानों के बीच एक एक्सपर्ट भी है जिससे एक कॉम्पिटिशन करना चाहता है। पर जिनवू पलक झपकते ही उस बंदे की गर्दन को अलग कर देता है, और ये देख के वो बॉस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। और जिनवू उस बॉस के ऊपर भी हमला करता है, पर लेकिन वो बॉस भी उसके हमले को रोक लेता है। और वो कहता है कि साफ साफ दिख रहा है कि तुम एक इंसान नहीं हो, तो तुम इन इंसानों के साथ क्यों घूम रहे हो। जिनवू बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, जिस पर वो बॉस बताता है कि हमें इंसानों को देखने के बाद एक आवाज आती है उन्हें मारने की, पर लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा करते एक डील कर लेते हैं, जिस पर जिनवू सोचता है क्या एक आवाज, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक प्लेयर हूँ इसलिए सब ये हो रहा है। वो बॉस कहता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पीछे जितने भी इंसान है हमें सौंप दो, इसके बदले में हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। जिनवू पूछता है आखिर तुम हो कौन और इंसानों से क्यों लड़ते हो। तभी वहाँ पर एक ग्लिच होता है और ये टाइम वापस रिपीट होता है, और वो बॉस अपनी बातें वापस रिपीट करता है, जिस पर जिनवू सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है। जिनवू उसे डील के लिए मना कर देता है, जिस पर वो बॉस बोलता है अच्छा तो तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, पर देख लो तुम हमारी आर्मी के सामने कम पड़ोगे। तो फाइनली जिनवू अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटी को यूज करते हुए अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है, और इन लोगों के बीच में बैटल चालू हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल होती है। और ये तीनों इंसान यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए लोग भागना चालू कर देते हैं, और इनके ऊपर कुछ आई सेल्फ हमला करने वाले होते हैं, पर जिनवू उन्हें पहले ही मार देता है। जिनवू उस बॉस को बताता है कि इन शैडो सोल्जर्स को मारा नहीं जा सकता है, पर इनको चलाने के लिए एमपी की जरूरत होती है, जो कि लगातार कम हो रही है, क्योंकि ये बॉस जिनवू और इग्रेस दोनों से ज्यादा पावरफुल है। तो तुम समझ सकते हो ये बॉस कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम बारोका होता है, और वो जिनवू से उसका नाम पूछता है, और इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, और बातचीत खत्म होने के बाद ये लोग सीरियस फाइट करते हैं, और ये इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। जिनवू के स्किल्स पावर लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और उस बॉस को भी लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर मेजिस आते हैं और उस बॉस के ऊपर बहुत ही बड़ा मीटियोर समन कर देते हैं, और हमें किमचुल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे लास्ट टाइम जिनवू की आवाज सुनाई दी थी। तभी उसे समझ आ जाता है कि लास्ट टाइम जिनवू ने उसके ऊपर हमला करके उसके बेहोश कर दिया था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो तलवार उठा के उसकी तरफ हमला करने जाता है। आगे की तरफ से बारू का हमला करने आ रहा होता है, और पीछे की तरफ से किमचुल। तभी वहाँ पर बहुत सारी बर्फ आ जाती है, जिसके अंदर से एक अलग ही सोल्जर निकलता है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू को पहले से ही पता था कि किमचुल उसके ऊपर हमला करने वाला है। तभी वहाँ पर इग्रेस आ जाता है, और अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पर बहुत सारी आइस को उड़ा देता है, और वो तुरंत ही किमचुल के ऊपर हमला कर देता है। किमचुल को पता चल जाता है कि जिनवू को पहले से ही पता है कि वो उसके ऊपर हमला करने वाला है। किमचुल के मरते ही जिनवू अराइस बोलता है, जिससे वो उसकी शैडो आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। किमचुल एक ए रैंक हंटर था, और उसके डीमन बनने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो तुरंत ही बारूका के ऊपर हमला कर देता है। बारूका भी ये देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि किमचुल का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जिनवू किमचुल का नाम आयरन रखता है। तो यहाँ पर बारूका वर्सेस आयरन की फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पर बारूका काफी ज्यादा अच्छा लड़ रहा होता है, और आयरन भी उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर बारूका स्पीड में आयरन से काफी ज्यादा तेज होता है। और हम एक पेड़ के पीछे उन तीन लोगों को छुपा हुआ देखते हैं, जहाँ पर
सॉन्ग पूछती है क्या एक असली अंतर लड़ाई ऐसी होती है, जिस पर पार्क जिन बोलती है ऐसी लड़ाई तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। बारूका कहता है कि मुझे नहीं लगता है ये मुझे अकेला हरा सकता है, तो ऐसा करो तुम और वो नाइट मेरे ऊपर हमला करो। और वो तीनों इसके ऊपर हमला करते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और वो तीनों बारूका को कुछ देर में ओवर पावर कर देते हैं, पर लेकिन उसके कोई वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचता है। बारूका कहता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जिस पर जिन्नू बोलता है ऐसा नहीं है, तुम पावरफुल हो पर लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि बारूका के आर्मी के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जिस पर बारूका बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैंने एक बार तुम्हें मार दिया तो सब ठीक हो जाएगा। जिन्नू अपना वेपन उसके ऊपर फेंक के मारता है पर वो उसे डॉज कर लेता है, पर ये जिन्नू का वेपन है जिससे वो उसको वापस बुलाता है और बारूका यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। वो उसे अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है पर उसका वेपन टूट जाता है। पीछे से मेटल आके बारूका को पकड़ लेता है और ये सारे मेजेस उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करते हैं। बारूका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जिन्नू भी उसके ऊपर हमला करता है और कहता है तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। तभी पीछे से मेटल आता है और बारूका को मारने लगता है और इस वक्त तक बारूका का काम तमाम हो जाता है, पर मेटल यहीं पर नहीं रुकता है, वो उसको कंटिन्यूसली मारने लगता है, जिस पर जिन्नू बोलता है बस यार आप कितना मारोगे, मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए चिंता हो रही है। मेटल इग्निस की तरफ देखता है पर इग्निस तो उसको इग्नोर करके चला जाता है, पर जो वो मेजेस की तरफ देखता है तो वो उसके साथ खुशी मना रहे होते हैं। तो ये खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है और गेट अपेयर हो जाता है और जाने से पहले जिन्नू एक बार उस बॉस की तरफ देखता है। हमें दूसरी तरफ गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गेट के अंदर एक हफ्ता हो चुका है, फिर भी ये लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आन कहता है आप जाइए सर, हम उनके आने का इंतजार यहाँ कर लेंगे। वेग कहता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे सोल्जर्स अंदर है। तभी वो रेड गेट एक नॉर्मल गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें दो लोगों की शैडो दिखाई जाती है। अब वेग को ऐसा लग रहा था कि वो शैडो मिस्टर किम चुल की है, पर लेकिन जब वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं तो वो मिस्टर को और पार्क हिजन होती है। वेग बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उनके पीछे से सोंगी और जिनवू भी आते हैं। वेग सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है, सबसे वीकेस्ट हंटर अभी तक जिंदा कैसे है, और गेट भी डिस्पेयर हो जाता है। तो जिनवू वहाँ से जाने लगता है, पर लेकिन वेग उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है रुको मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर जिनवू कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम अपने गिल्ड मेंबर से कर सकते हो। वेग सोचता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक ऑर्डर था। वो थोड़ा गुस्सा होता है और दोबारा जिनवू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि इस मामले में हमारे 6 सोल्जर गायब है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो मुझे तुमसे पूछताछ करनी पड़ेगी। जिनवू पीछे पलटता है और कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर लेकिन मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स की जान बचाई था, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे पहले शुक्रिया बोलना चाहिए। वेग शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना और मेरे गिल्ड के मेंबर्स की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो जिनवू यहाँ से चला जाता है और वेग पार्क एजेंट से पूछता है आखिर इस बंदे का सीन क्या है, जिस पर पार्क एजेंट बोलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, बॉस को आने के बाद से इसका मूड ऑफ है। वेग मिस्टर आन से कहता है कि इस बंदे को हमारे गिल्ड में लेकर आना। दूसरी तरफ में जिनवू को दिखाया जाता है जो सॉन्ग को उसके घर छोड़ने आया था और सॉन्ग इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जिनवू को उसके नाम से बुलाती है। वो सन जिनवू को जिनवू बोल रही होती है और काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। तो यहाँ पर सुबह के 4 बजने वाले होते हैं और हम जिनवू के पास उस वॉच के वेपन को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कि जिनवू इतना उदास क्यों था, और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने उस बॉस को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश की थी, पर 3 अटेम्प्ट के बाद भी वो उसे अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन नहीं करवा पाया, क्योंकि इन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर वो खुश भी था कि उसे आयरन मिल गया, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो कि मुंह हाथ धो रहा होता है और जिना उसे कह रही होती है अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट खा जाऊंगी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन हो जिनवू को पिकअप करने आता है, पर जिनवू कहता है कि हमें बीच में से किसी और को भी पिकअप करना है। यहाँ पर वो सॉन्ग की बात कर रहा होता है, तो वो लोग सॉन्ग को उठाते हैं और सॉन्ग तो जिनवू से मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिनवू सॉन्ग से पूछता है क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई, वैसे भी जब मैंने तुम्हें छोड़ा तो सुबह तो हो ही चुकी थी। उन दोनों की ये सब बातें सुन के जिन हो को लग रहा था कि इन दोनों ने रात साथ में गुजारी है। जिन हो जिनवू को बोलता है हे बॉस आपको पता है ना कि मिस हान अभी अंडर एज है। जिनवू बोलता है हाँ मुझे पता है, क्यों क्या हुआ, जिस पर जिन हो बोलता है नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इस एनिमे का ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट के लिए, और अगर ऐसा कोई एनिमे है जो मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो वो भी कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है सोलो लेवलिंग का तीसरा एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हू अपनी शैडो मोनार की पावर से सभी मॉन्स्टर को हरा रहा होता है। ये सब देखकर जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्हू से पूछता है आखिर ये सब आए कहाँ से हैं, जिस पर जिन्हू कहता है तुम्हें पता नहीं है पर ये सब मेरी स्किल का हिस्सा है। फिर जिन्हू उन लोगों को मारने के लिए भेज देता है। ये देखकर जिन्हू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि कुछ काम तो मेरे लिए छोड़ दो। तभी एक सोल्जर आता है और उसे स्टोन देता है। दूसरे सीन में हम एक टूटी हुई शिप को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बहुत ज्यादा घबराया हुआ बैठा था एक दूसरे बंदे से। वो बंदा
कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने बस तुम्हारे दोस्तों को बेहोश किया है, मारा नहीं है। जो अपना घबराया हुआ बंदा था वो इससे इंग्लिश में बात कर रहा होता है, पर इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अपना ये वाला बंदा भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का यूज करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और घर जाना चाहता हूँ। दूसरे सीन में हम जिनहू और जिनवू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं पार्टी करने के लिए। जिनवू कहता है कि 19 रेट्स क्लियर हो चुकी है जैसे ही हमारी डील में था, तो अब आगे क्या करना है। जिस पर जिनहू कहता है पहले मुझे रिटर्न टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद मैं अपने फादर से नेगोशिएशन चालू कर दूंगा। जो सुनकर जिनहू कहता है कि मेरे कुछ प्लान है, तो थोड़े दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। और यहाँ पर जिनहू काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है, तो वो जिनहू से कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरदर्द हूँ तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पर क्या तुम्हें पता है मेरा भी एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, पर मेरा ही भाई मुझे पसंद नहीं करता है, जिससे हमारे बीच में इतनी बनती नहीं है। और वहीं पर तुम्हें देख लो, तुमने मेरी जान भी बचाई और मेरी इतनी ज्यादा मदद भी करी, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। जिस पर जिनहू कहता है अगर ऐसा है तो मैं आज से तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जो सुनकर जिनहू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो दोनों दबाकर पार्टी करते हैं। दूसरे सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको कैप्चर करके रख लिया होता है और उसको पकड़ने वाले बंदे बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कहाँ से। जिस पर वो दूसरा बंदा बताता है कि इसने बोला है कि एक फॉरेन का हंटर है जो 10 साल से किसी गेट के अंदर फंसा हुआ था, पर इसे एक एग्जिट पॉइंट मिला जिससे डायरेक्ट अमेरिका में आ गया। क्योंकि इसे इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो हमने एक ऐसे बंदे को बुलाया है जो इससे बात कर सके। जिस पर वो दूसरा बंदा बोलता है तो ऐसा भी तो हो सकता है ये एक ह्यूमनाइट या फिर एक मैजिक बीस्ट भी हो सकता है ना, इसीलिए हमने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है। और हम देखते हैं कि वो एस रैंक हंटर और कोई डोंगसू होता है जो प्लेन से वापस अमेरिका आ रहा होता है उस बंदे से बातचीत करने। वो बंदा पूछता है आखिर इस बंदे का नाम क्या है, जिसपे वो दूसरा बंदा बताता है इस बंदे का नाम है वोंग संग। दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू जिना से बोल रहा होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिना बोलती है अब तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, आखिर तुम किसके साथ जा रहे हो। जिस पर जिनवू कहता है मैंने बताया तो था मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। जिस पर जिना कहती है मुझे भी मिलना है तुम्हारे उस दोस्त से। तो दूसरे सीन में हम जिनवू को उसी कैसल में देखते हैं। जिनवू वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा था जब वो पहले इधर आया था तो उसका लेवल 20 था, तो पिछली बार से उसका लेवल 3 गुना बढ़ चुका है, तो उसको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो दरवाजा ओपन करता है। जैसे ही वो उस जगह के अंदर आता है तो उसे एक क्वेश्चन सोन लगता है कि उसे इस जगह में घूम रहे मॉन्स्टर की सोल को इकट्ठा करना होगा और उसे क्वेस्ट पूरा करने के लिए 10,000 मॉन्स्टर की सोल चाहिए। जो देखकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर है। जिनवू अपने आप को शांत करता है और कहता है मेरा गोल एकदम साफ है, यहाँ चाहे जितने भी मॉन्स्टर हो मैं सबको हरा दूंगा। दूसरे सीन में हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास आ चुका होता है। उसके फादर कहते हैं ओ तुम्हें गिल्ड के ऊपर कब्जा करना है, पर तुम जानते हो ना तुम्हारा भाई पहले से इधर काम करता है। जिन्हो कहता है जैसे मेरे भाई का प्लान है बाहर से किसी को लाना गिल्ड को चलाने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये बात सुनकर जिन्हो के फादर बोलते तुम्हारे हंटर का नाम है संग जिनवू, ये वही बंदा जो डबल डंजन के रेड में था और ये वहाँ भी इन्वॉल्व था जहाँ पर सर्वेलेंस टीम के एक हंटर का मर्डर हुआ था। और आज तक तुमने जितनी भी रेड किए ये उन सब में शामिल था। और साथ ही रेड गेट वाले इंसिडेंट में इसी ने सभी हंटर की जान बचाई थी और इसी की वजह से तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिला है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड दे दूं। जिस पर जिन्हो कहता है हाँ मैं ही ओजिन गिल्ड को चलाना चाहता हूँ। जिस पर उसके फादर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा तरीका भी ट्राई करेंगे, पर मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले चाहते हैं कि जिन्हो उनका गिल्ड ज्वाइन करे, पर मैं चाहता हूँ कि जिन्हो हमारी गिल्ड में आए, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर जिन्हो कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसे कैसे भी अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवा लूंगा। दूसरे सीन में हम जिन्हो को देखते जो काफी सारे मॉन्स्टर को हरा चुका होता है और उनकी सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो पर किसी वजह से नहीं कर पा रहा होता है। और इतने सारे मॉन्स्टर को मारने की वजह से जिन्हो को दूसरे फ्लोर पर जाने का एंट्री परमिट भी मिल जाता है। जो देखकर जिन्हो आगे बढ़ने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर पैदल चलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर जिन्हो आइस बियर के लीडर को बुलाता है जिससे वो उसको जल्द से जल्द आगे पहुंचा दे। जिन्हो आगे बढ़ने वाला होता है पर लेकिन आगे और भी ज्यादा मॉन्स्टर इकट्ठे हो जाते हैं, पर वो भालू बिल्कुल भी डरता नहीं है और उन सबको उड़ाते हुए आगे निकल जाता है, जिसे देखकर जिन्हो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम टैंक रखता है। दूसरे सीन में हमें चाहे को दिखाया जाता है जो अभी स्विमिंग करके निकली होती है और उसकी खूबसूरती को देखकर काफी सारी लड़कियां उसकी तारीफ भी कर रही होती है। वो याद करती है जब वो चोई के पास गई थी तो उसने उससे कहा था कि हम लोगों को बता क्यों नहीं रहे फ्लाइंग एड्स के बारे में, हमें उनसे ये छुपा क्यों रहे हैं। चोई कहता है कि ऐसे ऑर्डर एसोसिएशन के हैं, अगर वैसे भी हम लोगों को बता देंगे तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और डरने लगेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना है और अपने गिल्ड को बड़ा बनाना है, हमारी बस यही ड्यूटी है। दूसरी तरफ हमें दोबारा से जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार चुका होता है और वो कहता है कि जब मुझे इसकी की मिली थी तब मुझे लगा था कि ये एक एस रैंक का हंटर है, पर इनकी ताकत देख के लगता है कि ये एक बी रैंक का डंजन है, पर लेकिन इसमें काफी ज्यादा फ्लोर है और आगे चलते चलते काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से भी सामना हो सकता है और इनको मारने के
के बाद ही मुझे आगे जाने का मौका मिलेगा। और जिन्वू अब बोल रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है, अगर एक कैसल भी उस टावर की तरह है तो इसमें भी 100 फ्लोर होंगे और जब तक मैं उस 100वें फ्लोर पे पहुंचूंगा तो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। पर पता नहीं मेरे ये सप्लाईज कब तक चलते रहेंगे। और जिन्ना से भी मैंने वादा किया कि मैं जल्दी लौटूंगा और इस सेफ बैटल करने में काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा है। और देखते ही देखते जिन्वू ने 10,000 डीमन की सोल को इकट्ठा कर लिया होता है। और ऐसा करते करते जिन्वू आगे बढ़ता है और उसे एक बॉस दिखता है जिसके पास उसकी आर्मी भी होती है। ये देखकर जिन्वू अपनी भी आर्मी को बाहर निकाल लेता है और देखता है कि ये बॉस सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरे सीन में मूसी हंटर को देखते हैं जो कि आहन को बता रही होती है कि जिन्वू घर पे नहीं है। उसकी बहन ने बताया कि वो किस दुनिया के लिए बाहर गया है। आहन कहता है कि उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है, ना ही जिन्वू किसी रेड में शामिल हुआ है, ना ही वो देश छोड़कर बाहर गया है, पर उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बीचों बीच दिखाई दी थी। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। आहन कहता है ये तो मेरी जॉब का एक हिस्सा है। दूसरे सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी से कह रहा होता है कि उस बॉस को मैं हराऊंगा और बाकी सब तुम लोग देख लेना। और वो लोग भी वैसा ही करते हैं और इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। और गाइस अगर तुम्हें इसकी वीडियो क्लिप्स देखनी है तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जिन्वू यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पॉइंट है जिससे मैं काफी ज्यादा सोल्जर को समन कर सकता हूँ और उन्हें मेंटेन रखने में मेरे पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है। पर सवाल ये उठता है क्या ये बंदा अपनी जगह से उठ भी सकता है। जिन्वू ये सब सोच रहा होता है कि वो बॉस बहुत ही स्पीड में आता है और जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वू उस हमले को डॉज कर लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिन्वू उस बॉस को एक पंच मारता है जिससे वो उड़ के बहुत ही ज्यादा दूर गिरता है और इस पावर को देख के जिन्वू खुद भी हैरान हो जाता है। अपनी इस पावर को देख के जिन्वू खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैंने सच में अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया। वो बॉस उठता है और जिन्वू की तरफ बहुत ही स्पीड में बढ़ने लगता है। जिन्वू ये देख के थोड़ा घबरा जाता है। जिन्वू आयरन से उसकी शील्ड मांगता है और उस बॉस के हमले से बच जाता है। वो बॉस जिन्वू के ऊपर लगातार काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है और जिन्वू को उसके हमले को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है। जिन्वू को एक मौका चाहिए होता है उस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे ही वो मौका उसे मिलता है वो कूद कर उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, पर लेकिन वो बॉस उसे देख लेता है और वो बॉस जिन्वू के ऊपर काउंटर अटैक करता है जिसे जिन्वू काफी मुश्किल से डॉज कर लेता है और सोच रहा होता है क्या ये मेरे मूव्स को पहले ही पढ़ रहा है। जिन्वू अपने मन में कुछ सोचता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो बॉस भी उसका पीछा करने लगता है। उस बॉस का पूरा ध्यान जिन्वू के ऊपर होता है जिससे वो एक बिल्डिंग में टकरा जाता है और जिन्वू को यही मौका चाहिए होता है उस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए। वो उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है और उसको आधा काट देता है। उस बॉस को हराने के बाद जिन्वू को काफी सारे पॉइंट भी मिलते हैं और उसे मिलता है वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। अगले सीन में हम देखते हैं कि संग के पास डोंगसू पहुंच जाता है और कहता है कि ये लोग बोल रहे हैं तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो बात कर सकते हो। जो सुनकर संग कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं प्रूफ के तौर पर अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकता हूँ। डोंगसू बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि तुमने मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। डोंगसू वो रिपोर्ट पढ़ने लगता है। तभी संग बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। डोंगसू बोलता है कि तुम चुप रहो, पर संग उससे बोलता है ह्यूमंस को कितना पता चला है गेट्स और उनके अंदर होने वाले मैजिक बीस्ट के बारे में। डोंगसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तो अब संग कहता है डंजन मैजिक बीस्ट और गेट्स ये तो कुछ भी नहीं है उस आफत के सामने जो अल्टीमेट तबाही ला सकती है। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ पर उसे रोकना चाहता हूँ। ये बात सुनकर डोंगसू बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, इस दुनिया के अंदर कितने सारे हंटर्स हैं, अगर वो एक साथ आ गए तो किसी भी चीज को रोक सकते हैं। जिस पर सांग कहता है कि नंबर्स काम नहीं आने वाले हैं, हमारे हंटर्स को डिवाइड करके हमारे खिलाफ यूज किया जाएगा। डोंगसू उसकी रिपोर्ट देकर बोलता है ये तो बहुत ही अजीब है, तुम्हारा एक नाम है, एक बीबी है और 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें अपने बच्चों का नाम भी याद है। जिस पर सांग बोलता है हाँ मेरे बेटे का नाम है सांग जिनवू। तो गैस तुम लोग यहाँ तक समझ ही गए होंगे ये जिनवू का बाप है। सांग डोंगसू से बोलता है तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो। जिस पर डोंगसू बोलता है मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब तो नहीं दूंगा पर इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा अभी तक मर चुका है और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और डोंगसू सांग से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। सांग भी यहाँ डोंगसू से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और दूसरे सीन में हम जिनवू की आर्मी को देखते हैं, वो सभी फ्लोर्स को आराम से क्लियर करते ऊपर जा रहे होते हैं और जिनवू अपने मन में सोचता है कि आज की फाइट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी रही। और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी आर्मी भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि अनडेड किंग भी मुझसे डर रहा है। इतना कहने के बाद जिनवू बहुत ही स्पीड में जाता है और अनडेड किंग को मार देता है जिसकी वजह से जिनवू का लेवल काफी अप हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सांग और डोंगसू की फाइट से चारों तरफ तबाही मच चुकी है। तभी उधर खड़ा एक बंदा कहता है मैंने सुना था जब 2 एस रैंक हंटर लड़ते तो काफी ज्यादा तबाही मच जाती है, पर ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। और डोंगसू तो लड़ाई की कुछ देर बाद ही अपने आप हार जाता है। दूसरी तरफ हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है वैसे मेरा फूड खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। और वो कहता है कि मैं 75 फ्लोर पर हूँ और 25 फ्लोर बाकी है, पर कोई बात नहीं, मुझे आज वैसे ही बहुत तगड़ा फायदा हुआ है। उस मोटे से बॉस को हराने के बाद मुझे इयररिंग्स मिले और उस स्केलेटन को हराने के बाद मुझे ये नेकलेस मिला और मेरा इंस्ट्रक्टर बता रहा है कि आगे और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। जिनवू बताता है कि उसको एक स्पेयर भी मिला है पर वो लगता नहीं उसके काम का, इसलिए वो उसको अपनी आर्मी को दे देगा जिससे उनकी फायर पावर बढ़ जाएगी। और फाइनली मैं चूज कर पाया कर्स लूट रैंडम बॉक्स को जो कि मुझे क्वेस्ट के रिवॉर्ड के तौर पर मिला है। जिनवू जैसे उस
बॉक्स को ओपन करता है तो उसे एक चाबी मिलती है, पर उस चाबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है कि उसे कब और कहाँ यूज करना है। तो जिन्वू कहता है वैसे भी मैं इस चाबी के लिए यहाँ पर नहीं आया था। और जिन्वू बोलता है कि मुझे 50 फ्लोर पर वर्ल्ड ट्री फ्रेगरेंट मिला और 70 फ्लोर पर स्प्रिंग वाटर मिला, यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइट बनाने के लिए मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट्स है और बस मुझे एक और चाहिए, जिसके बाद मेरी मॉम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और वो ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। और गाइस यहीं पे तीसरा पार्ट खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वू वापस आ चुका है और वो बोल रहा था कि एल्केस ऑफ लाइट बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, उसमें से 2 तो मेरे पास है, मुझे बस एक चाहिए, जो कि है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन मोनार। जिन्वू कहता है जब मैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स को लेने जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। डीमन कैसल में जाकर मैं पावरफुल तो हो चुका हूँ, पर ऑफिशियली मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, जिसकी वजह से मैं हाई रेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मैं ताकतवर भी नहीं बन पाऊंगा और मुझे दिखावा करना भी बंद करना होगा। मेरी सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रह सकती है, इसलिए मैं अपनी पावर्स को रीअसेस करवाऊंगा। दूसरे सीन में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हंटर आए होते हैं अपनी पावर्स को चेक करने के लिए, मतलब अवेकन होने के बाद उनकी कितनी पावर्स बढ़ी है। उन सब के बीच में हिन भी होता है जो कि कह रहा होता है कि आज हम कैसे लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। तभी उसकी नजर जिन्वू पे पड़ती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और वो वेग को कॉल करता है। और ये सुनकर तो वेग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं उधर फटाफट आता हूँ। दूसरे सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है। उसके बाद जो में एक हंटर होता है जो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो कहता है कि मुझे मेरी हंटर रैंक अच्छी चाहिए, जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, शायद फिर मेरी एक्स वाइफ और बेटी वापस आ जाए। उसके बाजू में बैठा बंदा बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक सी या डी रही तो स्काउट तुम्हें डायरेक्ट किल्ड में ले लेंगे, पर अगर तुम्हारी रैंक ई रही तो काफी दिक्कत हो सकती है। जो सुनकर जिन्वू स्माइल करता है और कहता है हाँ, जब वो ई रैंक का हंटर था तो उसे काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। अब जिन्वू को बुलाया जाता है उसकी पावर को रीअसेस्ट करवाने के लिए। अब जिन्वू भी सामने वाले क्रिस्टल पे हाथ रखता है, तभी वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और जो लड़की चेक करती है तो मशीन में एरर आ जाता है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती और जिन्वू को बोलती है तुम क्या दोबारा से हाथ रख सकते हो इसके ऊपर। जिन्वू दोबारा से उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और दोबारा से मशीन के अंदर एरर आ जाता है, जो देख के लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का चीफ आ जाता है और वो चीफ पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की बोलती है कि मैं बार बार चेक कर रही हूँ पर इस मशीन में एरर आ जा रहा है। उसका चीफ भी ट्राई करता है और मशीन में वापस से एरर आ जाता है। लड़की पूछती है क्या हुआ। वो चीफ बोलता है कि मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये मशीन कह रही है मिस्टर जिन्वू को असिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि इनके अंदर इतनी मैजिकल पावर है, ये मशीन भी मेजर नहीं कर सकती है। यानी पूरी कंट्री में जिन्वू 10वें नंबर पे आता है जो कि एस रैंक का हंटर है। दूसरे सीन में हमें चॉय को दिखाया जाता है जो कि जिंजुल से पूछ रहा होता है क्या हमें फ्लाई एंड के बारे में और भी जानकारी मिली है, जिस पर जिंजुल कहता है कि एसोसिएशन अभी भी उन्हें चेक कर रही है, रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। चॉय कहता है कि हाल फिलहाल में बहुत ही अजीब चीजें हो रही है, मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड मिशन में जाकर डंजन बॉस को हरा दिया, वैसे वो है कौन। जिस पर जिंजुल कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन की जगह पर लेट पहुंचा था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। जो सुनकर चॉय थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि लॉबी में इतनी आवाज क्यों आ रही है। जिस पर जिंजुल कहता है लगता है कोई हंटर अवेकन हुआ है, वही इतना फेमस हो रहा है। जिंजुल कहता है रुको मैं चेक करके आता हूँ, जिस पर चॉय कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और वो लोग यहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे सीन में काफी सारे हंटर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल जाता है कि जिन्वू एक एस रैंक का हंटर है और वो लोग ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही चीफ आ जाता है और वो जिन्वू को बोलता है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है आपको रीअसेस्ट करने के लिए, वो 3 दिन बाद आने वाले हैं, तो आप प्लीज 3 दिन बाद आकर रीअसेस्ट करवा लेना। तो जिन्वू बोलता है ठीक है, पर ये सब यून भी देख रहा होता है और वो कहता है कि मैनेजर आन ने सही बोला था, मुझे इसके बारे में उन्हें बताना होगा। वो चीफ जिन्वू से बोल रहा होता है कि जब आपकी पावर को मेजर कर लिया जाएगा तो आपकी रैंक को भी अपडेट कर देंगे। तभी जिन्वू को एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है और जब वो साइड में देखता है तो सामने से चॉय आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही है जिसे फायर गॉड कहा जाता है। और दूसरी तरफ चॉय को भी जिन्वू का ऑरा फील होने लगता है और वो कहता है तभी इधर इतना शोर हो रहा था। चॉय जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है क्या तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन किया, और वो बोलता है क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हो। पर जिन्वू अपना फुल स्वैग में होता है, वो उसे इग्नोर मारकर चला जाता है और कहता है मैं अभी बिजी हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने चॉय से बात करने से मना कर दिया। चॉय जिंचुल से पूछता है मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन तो दिया था ना, जिस पर जिंचुल पूछता है हाँ तुमने दिया तो था पर उसने मना कर दिया। ये देखकर जिंचुल भी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है तो अच्छा ये सच था, और वो देखता है कि जिन्वू तो एकदम गायब ही हो जाता है वहाँ से। तभी वहाँ पर वेग पहुंच जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और इस चीज को चॉय भी नोटिस कर लेता है और थोड़ा शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि वेग वहाँ पर क्यों आया है और वो समझने लगता है कि जो बंदा उसके सामने था वो जिन्वू संग था और इसी ने रेड गेट को क्लियर किया था। और हम देखते हैं कि वेग को भी चॉय के बारे में पता चल जाता है, पर लेकिन चॉय तो उसे इग्नोर मार के चला जाता है और ये देखकर वेग समझ जाता है कि उसे जिन्वू के बारे में पता लग गया है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरे सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम अभी उठ के मेरा नाम पुकारेंगी, बस थोड़ी समय की बात है, फिर आप पूरी तरह ठीक हो जाओगी मॉम। जिन्वू जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे साइड में खड़ा जिंचुल दिखता है जो उससे कह रहा होता है अभी तक मेरी आंखें धोखा खा रही थी। सर्वेलेंस टीम का काम होता है कि हंटर पे नजर रखना और जो भी उस लॉ को ब्रेक करे उसे पनिशमेंट देना।
जिनवू कहता है क्या तुम मेरे ऊपर सर्वेलेंस करने आए हो। जिनचुल कहता है कि सर्वेलेंस टीम एक ऐसा ग्रुप है जो हंटर से जुड़े मामलों को हैंडल करता है, पर जब बात एस रैंक से डील करने की आती है तो हम भी पावरलेस होते हैं। जिनचुल कहता है कि तुमसे तो मिलने कोई और आया है और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू से मिलने गो आए हैं जो कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है, जो देखकर तो जिनवू भी काफी हैरान हो जाता है। दूसरे सीन में हम उन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और गो कह रहा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कांग्रेचुलेशन एस रैंक के लिए, अब तुम्हारी रैंक एस है तो अब हम तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। अब वो कहता है कि हमारी रीच इतनी ज्यादा है फिर भी हमारे पास स्किल सेंटर की कमी है, इसीलिए हम बड़े गिल्ड के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जैसे कि पेमेंट वगैरह और फेम। जिनचुल भी हमारे टॉप हंटर में से है और इसकी रैंक ए है। गो कहता है चलो मैं सीधा पॉइंट पे जाता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो और मैं तुम्हें एसोसिएशन के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट दिलाऊंगा। जो सुनकर जिनू शॉक हो जाता है और कहता है तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। जिस पर गो बताता है कि नेशन के ग्रेटेस्ट एडवोकेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि वो हंटर्स है जो लोगों को मैजिक बीस्ट से बचाते हैं, जिनके कोर 5 टॉप गिल्ड्स है, पर लेकिन अगर तुम इनमें से किसी में भी शामिल हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और जो एसोसिएशन है वो इनसे अलग काम करती है, वो एक छठी पावर की तरह है। जो सुनकर जिनू कहता है तो अच्छा तुम इसीलिए मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो। गो कहता है इस जॉब के लिए तुम्हारे पास ताकत भी है तो तुम्हारा क्या सोचना है इसमें। जो सुनकर जिनू बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, अगर मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो मेरा करियर भी अच्छा रहेगा और मुझे नहीं लगता गो से बड़ी किसी की रीच है। और वो खुद भी एक कमाल के हंटर है, वो पहले एस रैंक हंटर है जो इस कंट्री के अंदर अवेकन हुए थे। उनकी बॉडी को देख के लगता ही नहीं कि इनकी एज 80 से भी ज्यादा है। रिटायर होने के बावजूद इनकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है और अगर मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जिनबू थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं मैं आपके ऑफर को मना करता हूँ। जो सुनकर गो सोचता है लगता है जिनबू को पैसों से प्यार हो चुका है, पर जिनबू बोलता है कि मुझे मैजिक बीस्ट से लड़ना है, मेरी जगह डंजन के अंदर है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैं जिनबू की आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं मैंने इतने सालों में कभी भी ऐसी सेंसेशन फील नहीं करी। और वो कहते हैं अगर मैं 10 साल यंगर और होता तो मैं जिनू के साथ मिलकर लड़ सकता। इसके बाद जिनू कहता है कि मेरी बहन मेरा घर पे इंतजार कर रही है तो मुझे यहाँ से जानना चाहिए। तो गो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद जिनू वहाँ से चला जाता है। गो कहता है कि मैं एक ऐसा कमाल का पसंद था कि मुझे एक एस रैंक के हीलर भी मना नहीं कर सकते थे। और वो जिनचुल से कहता है आज मेरी जितनी भी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो, मैं आज इस फीलिंग को पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो जिनचुल से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, जिस पर जिनचुल बोलता है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो गो बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं है। गो सोचता है जिनू भी क्या ड्रिंक करता होगा और जिनू यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो एसोसिएशन है वो सी या डी रैंक के गेट को ही हैंडल करता है, पर लेकिन मुझे अपना लेवल जल्दी से जल्दी अप करना है जिससे मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकूं। दूसरे सीन में मैं डोंगसू को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास वो डिप्यूटी चीफ खड़े हुए हैं। वो चीफ डोंगसू से पूछता है क्या वोंगसंग सच में एक मैजिकल बीस्ट है, जिस पर डोंगसू बोलता है तो तुम्हें वो कहाँ से इंसान लग रहा है, मेरे लिए तो वो एक मैजिकल बीस्ट है। वो चीफ वहाँ से जान लगता है और जान से पहले डोंगसू को बोलता है जब तुम डिस्चार्ज हो जाओ तो एक बार कमांड सेंटर पे आ जाना। डोंगसू पूछता है कि अभी वोंगसंग कहाँ पर है, जिस पे वो चीफ बताता है कि कमांड सेंटर से ढूंढ रहा है, पर लगता नहीं कि उसे ढूंढ पाएगा क्योंकि उसने तुम्हें जो हरा दिया है। और ये बोलकर वो वहाँ से जान लगता है। ये सुनकर डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याद करने लगता है कि डोंगसू और वोंग की फाइट के अंदर वोंग ने उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी और उससे कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहना वरना तुम्हारी मौत भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये सोचकर डोंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि उसने मुझे धमकी दी थी ना, पर मुझे पता है वो बंदा कहाँ गया है, मुझे बस अपने गियर्स की जरूरत है और आर्टिफैक्ट की, उसको कुचलने के लिए। अगले सीन में जिनबू हमें बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। वो हमें बताता है जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो मैन मेड रेलिक्स होते हैं। हंटर्स की दुनिया में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो हाई लेवल के गियर्स होते हैं जिन्हें बड़ा सा बड़ा मेज भी नहीं बना सकता है। अगर तुम्हें आर्टिफैक्ट्स चाहिए तो तुम्हें ऑनलाइन ऑप्शन में खरीदना पड़ेगा और जिनबू भी इन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है ये कितने ज्यादा महंगे हैं। और जिनबू कहता है कि मेरे सारे आर्टिफैक्ट्स कमाल के हो जिससे मैं डीमन कैसल को पूरी तरह खत्म कर सकूं। पर जिनबू कहता है यहाँ तो कुछ काम का मिल ही नहीं रहा है और फिर वो देखता है कि उसके पास एक स्पीयर ऑफ एवरेस्ट है जिसको वो ट्रांसफर कर सकता है और साथ ही बेच भी सकता है। और जिनबू ये भी देखता है जो ज्यादातर बेस्ट गियर वो सर्कुलेशन ऑफर में 20 से 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, पर लेकिन जिनबू के पास जो स्पीयर है वो मैजिकल डैमेज को डबल कर सकता है। इसका मतलब है ये इसे हाई रेट पर बेच सकता है, पर लेकिन उसने अगर ऐसा किया तो लोग ये सोचने लग जाएंगे कि इतना कमाल का स्पीयर ई रैंक के पास आया कहाँ से। लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये स्पीयर आया कहाँ से, पर लेकिन अगर रिकॉर्ड्स में ये लिखा होगा कि मैं एक ए रैंक के गेट में गया हूँ तो मैं बहाने के तौर पर इसे यूज कर सकता हूँ, पर मैं एक ई रैंक के गेट में नहीं जा सकता हूँ। तभी जिनबू देखता है कि एक माइनिंग टीम उसे रिक्रूट कर रही होती है ए रैंक के गेट के लिए और इस जॉब को कोई भी रैंक का पर्सन ले सकता है, बस वो फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरे सीन में हम गो को देख रहे होते हैं जो जिनबू का 4 साल पहले का डाटा देख रहे होते हैं। जिनबू की पहले वाली फोटो को देख के गो बोलता है तो बच्चे की तरह लग रहा है। गो कहता है तो कमाल की बात है, इतने समय तक जिनबू ने इतनी सारी रेट्स को हैंडल कर रखा था। जिनचुल कहता है हाँ वो अपनी मॉम के इटरनल स्लीप बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करता था, साथ ही अपनी बहन के ट्यूशन फीस के लिए भी। ये सुनकर गो कहता है कि आजकल के यंग लोगों में ऐसे डिवोशन नहीं होते हैं। उसके बाद जिनचुल कहता है
है कि रिकॉर्ड्स में जिनवू ने रेड गेट हंटर टीम्स को भी ज्वाइन किया है। गो कहते हैं इतना सब होने के बाद भी जिनवू एक बोनस के चारे में फंस गया। जिनचुल कहता है कि रिपोर्ट्स की माने तो वो उनकी माइनिंग टीम को ज्वाइन कर रहा है। ये सुनकर गो हैरान हो जाता है और कहता है सच में जिनवू अनप्रेडिक्टेबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू उसी माइनिंग वाली जॉब पर आ जाता है जहाँ पर जिनवू अपनी रैंक ए बताता है और जो उसका बॉस होता है वो कहता है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो तुम ज्यादा हार्ड वर्क मत करना, रिलैक्स करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जिनवू कहता है कि जो ज्यादातर हाई लेवल्स के डंजन होते हैं उनकी ज्यादातर डिमांड हाई डिग्री वाले स्पेशलाइजेशन होते हैं। और वो कहता है कि जो स्ट्रैक टीम होती है वो मैजिकल बीस्ट से लड़ती है और जो माइनिंग टीम होती है वो जाके डंजन के माना क्रिस्टल को कलेक्ट करती है और जो कलेक्शन टीम होती है वो बीस्ट की डेड बॉडी को कलेक्ट करती है। दूसरी तरफ हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोय अपने टीम के साथ रेडी होता है। चोय सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलता है और अपने फायर मैजिक का यूज करता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। उन सभी मॉन्स्टर के मरने के बाद चोय उन लोगों को आगे आकर शील्ड लगाने के लिए कहता है और वो लोग भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं और जो चोय का हमला होता है वापस उन्हीं की तरफ आ रहा होता है पर लेकिन शील्ड की वजह से वो लोग बच जाते हैं। चोय कहता है कि मैंने डेड बॉडीज को ज्यादा जलाने की कोशिश नहीं करी है और वो लोग डंजन के और भी अंदर बढ़ने लगते हैं। जो चोय है वो चाहे से कहने लगता है कि तुम्हारी नाक बहुत सेंसिटिव है इसलिए ज्यादा किसी चीज को स्मेल मत करना, तो चाहे भी ऐसा करती है और अपनी नाक को ढक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपना काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं जिसे देखकर जिनवू कहता है इन्होंने डंजन बॉस के अलावा इतनी जल्दी सभी मॉन्स्टर को मार दिया। जिनवू चोय को देख के कहता है कल मैंने उसे देखकर सेंस कर लिया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन गेट के अंदर से सभी लोग बिना चोट खाए बाहर आए, मतलब ये सच में ज्यादा पावरफुल है। और जिनवू चाहे को भी नोटिस कर लेता है गेट से बाहर आते हुए और वो कहता है कि ये तो चाहे है गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर, इसका और सच में अलग है, बहुत ही कम लोगों का ऐसा होता है। अब चाहे भी जिनवू को नोटिस कर लेती है पर जब वो साइड में देखती है तो जिनवू वहाँ पर होना ही होता है और वो भी कहने लगती है शायद मैंने अभी अभी चेयरमैन गो को नोटिस किया, शायद ये मेरा वहम होगा, और वो चीख मार के वहाँ से चली जाती है। अब हम जिनवू को देखते जो साइड में हट गया था, वो सोचता है कि चाहे ने उसे नोटिस कर लिया था। ये देखकर वो कहता है मैंने जितना सोचा था चाहे तो उसे भी ज्यादा शार्प निकली। इसके बाद हम देखते हैं जो माइनिंग टीम होती है और जो कलेक्शन टीम होती है वो अपना काम करने के लिए डंजन के अंदर चली जाती है। सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं पर जिनवू एकदम सीधा देख रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ से एकदम खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है, मतलब डंजन का बॉस एकदम सामने ही है। और वो कहता है जो डीमन कैसल के अंदर वल्कस और मेंटिस है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिनवू कहता है मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, तभी वो सुनता है कि कुछ लोग उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर जिनवू भी सोचता है मैं कहीं भी चला जाऊँ पर ई रैंक को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इन सब को इग्नोर मारकर जिनवू आगे बढ़ने लगता है पर तभी वो एक बंदे से टकराने लगता है जिससे वो बंदा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। पर जिनवू गुस्से से उसकी तरफ जब देखता है तो उस बंदे की भी फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है तुम्हें जहाँ चलना है वहाँ चलो। जिनवू वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो डरा हुआ बंदा ये सोच रहा होता है क्या इसकी रैंक सच में ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू सभी को अपनी मसल्स दिखाकर वहाँ माइनिंग कर रहा होता है और उसकी मसल्स देख के सब लोग ये सोच रहे होते हैं ये क्या ये बंदा सच में ई रैंक का है। और हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम हो चुका है और वो बंदा जिनवू से कहता है तुम जाकर आराम कर लो, पर जिनवू कहता है कि नहीं मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ, जिस पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उन सभी लोगों के जाने के बाद जिनवू उस औजार को नीचे फेंकता है और वहाँ से दौड़ने लगता है ये कहते हुए कि ब्रेक टाइम 1 घंटे का है, तब तक तो मैं उस बॉस से लड़ भी लूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिनवू उस बॉस के चैम्बर के पास पहुंच जाता है और जिनवू को उस बॉस का ऑरा फील होने लगता है जिसे देखकर वो बोलता है जो भी इसके अंदर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिनवू रियलाइज करता है कि मुझे इस बॉस को नहीं हराना चाहिए, अगर मैंने इसको हरा दिया तो ये गेट क्लोज हो जाएगा और जिससे हंटर गिल्ड का नुकसान भी हो सकता है, पर मुझे क्या, मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और जिनवू उस बॉस को हराने के लिए अपना हथियार निकाल लेता है पर तभी पीछे से चाहे आ जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जिसे देखकर जिनवू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू इस बॉस से लड़ने जा ही रहा होता है पर लेकिन तभी वहाँ पर चाहिन आ जाती है और जिनू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनू भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं कितना ज्यादा केयरलेस हो गया था, और वो उसको बोलता है मैं बस यहाँ पर खो गया हूँ। चाहिन जिनू से बोलती है कि तुम एक माइनिंग टीम में हो ना और ये एक बॉस का रूम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर जिनू कहता है जैसा मैंने इसके बारे में सुना था ये बिल्कुल वैसे ही है, जब तक इसने कुछ बोला नहीं था तब तक मैं इसकी प्रेजेंस को फील भी नहीं कर पाया। तो जिनू अपने वेपन को अंदर कर लेता है पर लेकिन इस चीज को चाहिन नोटिस कर लेती है और सोचती है क्या मैंने अब इसके हाथ में एक वेपन देखा, पर वो इस चीज को इग्नोर मारती है और जिनवू से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना बॉस को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी माइनिंग टीम ही खत्म हो जाएगी। तो जिनवू भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है पर लेकिन जैसे ही वो चाहिन के बगल से निकलता है तो चाहिन को एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और चाहिन जिनवू को वहीं पर रोक लेती है और उसके पास आकर उसको स्मेल करने लगती है। जो देखकर तो जिनवू भी हैरान हो जाता है और चाहिन सोचती है इसके अंदर से तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है और वो उससे पूछती है क्या तुम सच में एक हंटर हो, जिस पर जिनवू कहता है हाँ बिल्कुल, और वो उसको अपना लाइसेंस
लाइसेंस दिखाता है जिसमें लिखा था कि जिन्वू की रैंक ई है और वो उसका नाम पढ़ती है और जिस पर जिन्वू पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर चाहन बोलती है कि कुछ भी नहीं और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जिन्वू भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। जिन्वू के जाने के बाद चाहन सोचती है क्या वो एक लो रैंक का हंटर है इसलिए उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, पर लेकिन उसके अंदर से अच्छी स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी माइनिंग टीम के साथ जा रहा होता है। तभी उसका बॉस कहता है मैंने सुना कि तुम चायन से मिले थे, कि तुम बहुत लकी हो कि तुम उससे मिल पाए, हम तो बस उसे दूर से देख सकते हैं। और ये कहने के बाद वो बताता है कि वो पेट्रोल करती है हमें बॉस से बचाने के लिए। वो अपने रेस्ट वाले टाइम को सेक्रीफाइस करती है ताकि हम लोग सेफ रह सके और वो काफी अच्छी भी है। जिन्वू समझ जाता है कि आखिर चायन वहाँ पर क्या कर रही थी। तभी एक हंटर कहता है कि चायन को हंटर्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती है और वो हंटर की स्मेल से अनकंफर्टेबल हो जाती है और इसकी वजह है कि उसके पास यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो अपनी नाक को हमेशा हैंकी से कवर करके रखती है। जो सुनकर जिन्वू सोचता है कि चायन तो मुझे स्मेल कर रही थी, शायद मेरी स्मेल हंटर जैसी नहीं है। और उस रेड गेट के अंदर बारूका ने कहा था कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, तो शायद मेरे प्लेयर होने की वजह से ये सब हो रहा है, पर आखिर ये प्लेयर होता क्या है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू का बॉस उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो और तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा है। और वो जिन्वू को कहता है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा खासा पे करूंगा। जो सुनकर जिन्वू कहता है कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे सामने से ऑफर किया, पर लेकिन मैं ये काम सिर्फ एक ही बार करने वाला था। जो सुनकर उसका बॉस कहता है कोई बात नहीं, पर लेकिन क्या तुम एक और दिन हमारे लिए काम कर सकते हो, क्योंकि कल बैक टू बैक ए रैंक और बी रैंक के मिशन है। जो सुनकर जिन्नू सोचता है कि मुझे अपनी रैंक को परसों रीचेक करवाना है और वो उससे पूछता है क्या हंटर गिल्ड की भी कल टीम आएगी, जिस पर वो कहता है हाँ कल सेकंड असोल्ट टीम भी आएगी और यही हमारी ताकत है, हम एक ए रैंक के गेट को 2 ग्रुप में कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसा काम पूरी कंट्री में और कोई भी नहीं कर सकता। तो जिन्नू कहता है ठीक है मैं आऊंगा और ये सुनकर बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसके लिए मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। दूसरे सीन में हम चाहन को देखते हैं जो किसी एक बंदे से बात कर रही होती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। चाहन उस बंदे से कहती है कि तुम जितनी हो सके जिन्नू की डिटेल मुझे बताओ, जिस पर वो बंदा कहता है कि चॉय सर ने भी मुझे यही कहा था, पर लेकिन जिन्नू की डिटेल को एसोसिएशन द्वारा सील कर दिया गया है। जो सुनकर चाहन हैरान हो जाती है और वो बंदा कहता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ जो बंदा टॉप लेवल का हंटर भी नहीं है, एसोसिएशन द्वारा उसकी डिटेल को सील कर दिया गया है। ये सुनने के बाद चाहन थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और अपने बेड पर आकर लेट जाती है और सोचने लगती है कि चॉय भी उसके अंदर इंटरेस्टेड है और उसकी इन्फॉर्मेशन को भी सील कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और एक बात मैं बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, पर लेकिन ये पहली बार है कि किसी हंटर की स्मेल इतनी अच्छी है। और दूसरे दिन हम जिन्नू को देखते हैं जो कि माइनिंग टीम के पास जा रहा होता है और सब लोग देख कर उसे खुश हो जाते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये सब देखकर जिन्नू को अपनी पुरानी पार्टी याद आने लगती है और वो कहता है मैं ये सब बहुत दिनों बाद फील कर रहा हूँ। अगले सीन में वो सब एक सी रैंक के गेट में आ जाते हैं माइनिंग करने के लिए और जिन्नू काफी अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, जो देखकर बॉस भी ज्यादा खुश होता है और सब लोग ये कह रहे होते हैं कि जिन्नू इधर है इसलिए हमारी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो रही है। अब इसके बाद वो सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक ए रैंक के गेट में भी जाना है माइनिंग करने के लिए। बॉस जिन्नू के काम से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 गुना पे करूंगा, पर जिन्नू उसके ऑफर को मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक हंटर आता है जिसका नाम सॉन्ग की हुन होता है और वो माइनिंग टीम के बॉस से पूछता है क्या मैं आपकी टीम में से एक पर्सन ले सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा सामान उठाता था वो आज आया नहीं है और रिकवरी टीम में से भी कोई रेडी नहीं है आने के लिए। और सॉन्ग की हुन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा पे करूंगा। और उसकी बात सुनकर वहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता उसके साथ जाने के लिए। जो देखकर माइनिंग टीम का हेड कहते हैं कि एक ए लेवल के गेट में लो रैंक के हंटर ठीक नहीं लगते और ज्यादा पैसे देने से भी कोई रेडी नहीं होने वाला है। और ये सब सुनने के बाद जिन्नू कहता है पर लेकिन मैं जाऊंगा। और ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वहाँ पर हाई लेवल के मैजिक बीस्ट होंगे। जिस पर जिन्नू कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं ताकतवर हूँ। वहीं पर सॉन्ग पूछता है कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है और उसे पता चलता है कि जिन्नू की रैंक ई है और वो कहता है ठीक है हम इसे अपनी टीम में लेंगे और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग गेट के पास आ गए हैं और वो देखते हैं ये गेट काफी ज्यादा बड़ा है और वो यही देख कर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर सोन कहता है कि अगर ये गेट खतरनाक होता तो वो लोग हमें भेजते ही नहीं। तो उसके बाद जिन्नू भी नोटिस करता है कि पार्टी के अंदर 6 ए रैंक के हंटर है और 3 बी रैंक के हंटर है, यानी कि हंटर गिल्ड के पास 2 असोल्ट टीम है, वो भी इसी लेवल की। इसके बाद वो सभी लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन्नू नोटिस करता है कि जो इस डंजन की मैजिकल पावर है वो थोड़ी कम है, पर उसको ऐसा फील होता है कि वो एक रेड गेट के अंदर आ गया है और वो कुछ सोच ही रहा होता है। तब एक लड़की बोलती है कि तुम नर्वस मत हो और वो बोलती है कि हमारे कैप्टन और हमारी पूरी पार्टी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और तभी हम सॉन को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक वाइस कैप्टन और कैप्टन के तौर पे अच्छा नहीं हूँ, पर लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अचानक से उन लोगों को कुछ महसूस होता है और वो लोग तैयार हो जाते हैं और ये देखकर जिन्नू भी हैरान हो जाता है कि वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और हम तभी देखते हैं कि सामने से कुछ मॉन्स्टरों ने सॉन्ग के ऊपर हमला किया, लेकिन सॉन्ग उनके हमलों को डिफेंड करके उनको मार देता है और बाकी के हंटर्स भी मॉन्स्टर को आराम से मार रहे होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा होता
होता है कि वो भी पावरफुल है और जिन मॉन्स्टरों को उन्होंने हराया होता है उनका नाम डंजन जैकर्स होता है और वो कहते हैं कि इस लेवल के मॉन्स्टर एक ए रैंक के गेट में क्या कर रहे हैं। जिस पर जिन्हों पूछता है क्या ये मॉन्स्टर रेयर होता है, जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ ये एक सी लेवल के गेट के मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी जिन्हों देखता है कि उनके गले पर कॉलर लगा हुआ है और वो ये सोन को भी दिखाता है और कहता लगता है इन्हें किसी ने पाल कर रखा है और हंटिंग के लिए यूज करता है। और तभी उन लोगों के सामने और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसे देखकर जिन्हों सोचता है कि लगता है जो मैंने सोचा था वो सही है और वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो हाईऑक्स है। तभी एक हाईऑक अपने स्पीयर से उनके ऊपर हमला करता है और उस हमले को रोकने के लिए सॉन्ग सामने आता है पर लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी शील्ड भी टूट जाती है और वो पीछे ढकेल जाता है। ये देखकर सॉन्ग कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था और वो हाईऑक्स उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं और वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पर लेकिन कुछ हाईऑक्स पीछे घूमकर पीछे वाले लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं और ये देखकर एक मेज उनके ऊपर अपनी पावर से हमला करता है और कहता है कि हम लोग ऐसे हार नहीं मानेंगे पर लेकिन उसके हमले से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं इनका मैजिक रजिस्टेंस तो काफी ज्यादा अच्छा है और वो वापस से उनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है जिसे देखकर एक लड़की अपनी मैजिक से उसको बांध देती है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है जिसे देखकर वो लड़की कहती है ये तो सच में ज्यादा पावरफुल है और वो लड़की कहती है मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती हूँ। तभी वो मेज कहता है तुम चिंता मत करो मैं मदद बुलाता हूँ और वो अपने दो समन्स को बुलाता है जो उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करने लगते हैं पर लेकिन वो गॉब्लिन उस लड़की की कैच से अपने आप को छुड़ा लेता है और उन समन से लड़ने लग जाता है। ये देखकर वो मेज काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये मेरे ट्रम्प कार्ड थे क्योंकि इनको बुलाने में काफी ज्यादा एक्सपी लगती है। और दूसरी तरफ हम एक हंटर को देखते हैं जो कि बिना किसी वेपन के अपने हैंड से लड़ रही होती है और वो उस गॉब्लिन के ऊपर भारी भी पड़ रही होती है पर लेकिन एक गॉब्लिन थर्ड पार्टी करके उसको नॉकडाउन कर देता है मतलब दीवार में दे मारता है और वो हंटर काफी ज्यादा घायल हो जाती है और हीलर उसको आके हील करे उससे पहले वो गॉब्लिन उसको मारने के लिए आ जाता है और वो गॉब्लिन उस लड़की को मारे उससे पहले सोन देख लेता है और वहाँ पर आके उस गॉब्लिन को मार देता है और वो उस लड़की की जान बचा लेता है और कहता है कि हमारे दुश्मन काफी ज्यादा है और पावरफुल भी है इसलिए ग्रुप्स में लड़ो, अगर इन लोगों ने हमें घेर लिया तो हम नहीं बचने वाले। इतना कहते ही वो भी उन ऑर्क से लड़ने के लिए चला जाता है और वो अब कहता है इनसे अकेले लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और साथ ही बी रैंक के हंटर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स ने एक हंटर का हाथ काट दिया होता है और वो उसको मारने वाले होते हैं तभी वो लड़की बीच में आती है और उसको बांध देती है और एक दूसरी लड़की आके उस हंटर का हाथ हील कर देती है। वो लड़की उस हंटर का हाथ हील कर ही रही होती है तभी वहाँ पर एक और आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है पर लेकिन तभी उसे उसी ऑर्क की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो आंखें खोल के देखती है तो उस ऑर्क को किसी ने पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं ये पावर जिन्वू की होती है जो इनविजिबल होकर उन लोगों की मदद कर रहा होता है और वो उस ऑर्क की गर्दन को खोल कर रख देता है जो वो लड़की देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और सॉन्ग जिस गॉब्लिन से लड़ रहा होता है जिन्वू उसको पीछे जाके घायल कर देता है और सॉन्ग उसे बड़ी इजीली मार देता है और वो सोच में पड़ जाता है ये गॉब्लिन अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए। और मैं पता चलता है ये सारी पावर जिन्वू की है जो उनको मार रहा होता है और वो कहता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ इसलिए अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता हूँ पर लेकिन मैं इन सभी को मारते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। और जिन्वू चिप चिप कर उन सब गॉब्लिन्स को घायल कर रहा होता है और हंटर्स अपनी पूरी ताकत को मिलाकर उन गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं और एक वक्त पे आके उनको हरा देते हैं। और उन लोगों को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने उन गॉब्लिन्स को हरा दिया है। और सॉन्ग सभी से पूछता है क्या वो सब लोग ठीक है, जिस पर वो सब लोग कहते हैं हाँ। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और सॉन्ग से कहती है क्या मैंने बैटल के दौरान कुछ अजीब सा महसूस किया। और सॉन्ग कहता है हाँ मैंने भी। सॉन्ग कहता है कि बैटल के दौरान वो गॉब्लिन्स को ज्यादा ही कमजोर हो गए और वो एक दूसरी लड़की से पूछता है क्या ये तुम्हारी पावर थी, जिस पे वो लड़की बोलती है मेरे पास ऐसा कोई भी मैजिक नहीं जिससे मैं उन्हें कमजोर कर सकूं। तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कर सके पर लेकिन कोई बात नहीं हम जीत तो गए। सॉन्ग कहता है हाँ शायद हम लकी हैं इसीलिए। और मैं पता चलता है कि उस लड़की को पता है ये सभी काम जिन्वू ने किया था और वो कहती है कि मैं एक मैजिक कास्टर हूँ और मैंने इसकी स्किल्स को डिटेक्ट कर लिया था। जिन्वू की वजह से ही हम सभी लोग जिंदा है पर लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है तो कोई रीजन होगा इसलिए मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। तभी एक हंटर बोलता है हमें क्या और भी आगे बढ़ना चाहिए लेकिन इन सबको देखने के बाद लगता है कि आगे और भी ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है। और ये सुनकर तो सॉन्ग गहरी सोच में पड़ जाता है जिसे देखकर जिन्वू समझ जाता है कि सॉन्ग गिव अप नहीं करना चाहता है पर लेकिन वो एक लीडर है तो उसे एक सही डिसीजन लेना होगा। तो हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी गहरी सोच से बाहर निकलता है और वो सभी की बात मानकर वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम हमें आगे जाने के लिए कहोगे। जिस पर सॉन्ग कहता है मैं एक लीडर हूँ तो मुझे सही डिसीजन लेना होगा और वो कहता है चलो बाहर चलते हैं। और जैसे ही वो सब लोग गेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेट के ऊपर एक बैरियर लगा है, वो भी एक हाई लेवल का बैरियर जिसके बाद वो बाहर नहीं जा सकते हैं। और वो लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ पर अंदर आए थे तब तो हमें ऐसा कोई बैरियर नहीं दिखा था। और वो मैजिक कास्टर कहती है कि तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं शायद इसको हटा सकूं। और वो मैजिक कास्टर अपने मन में बोलती है लगता है इस डंजन के अंदर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है और जो हाई लेवल का मैजिक कास्ट कर सकता है। अच्छा है कि हमने उससे सामना नहीं किया, अच्छी बात है कि हम उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे हैं और वापस जा रहे हैं क्योंकि हम उसको हरा नहीं सकते हैं। तभी उन सभी लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस महसूस होने लगती है जिसे देखकर
वो लड़की कहती है तो एक डंजन बॉस की प्रेजेंस है और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि बाकी के मेजेस भी मेरी मदद करो। तभी जिन्वू कहता है कि इस खतरनाक एनर्जी को तो बी लेवल के हंटर भी महसूस कर पा रहे हैं, पर लेकिन ये सब जब हम गेट के बाहर थे तभी महसूस क्यों नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं जो मैजिक कास्टर सील को हटा रहे होते हैं उन्हें डैमेज मिलना चालू हो गया, जो देखकर सॉन्ग कहता है लगता है यहाँ पर किसी ने कर्स मैजिक कास्ट किया हुआ है। और जैसे ही बोल के पीछे मुड़ता है वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरी हाई ऑक्स की आर्मी आ जाती है। तभी एक हंटर बताता है कि यहाँ पर 50 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स है। तो ये सुनकर सॉन्ग एक लीडर होने की वजह से उस गॉब्लिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो और को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन कह नहीं पा रहा होता है। तभी वो अपना सिर जोर से हिलाता है और फिर कहता है कि इंसानों, मेरा नाम कार गलगन है और मैं तुम सभी से मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर सॉन्ग कहता है क्या तुम्ही ने इस गेट को लॉक किया है? जिस पर वो कहता है हाँ, मैं ग्रेट सॉर्सरर हूँ, ग्लोरियस ऑर्क ट्राइब का। अब सॉन्ग पूछता है क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ और भी कोई ज्यादा ताकतवर है? जिस पर वो बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें मेरी सेना के हाथों मरना है या फिर मुझसे मिलने आना है। सॉन्ग थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इतना सुनने के बाद वो गॉब्लिन उन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगता है और सॉन्ग कहता है कि जब हम बॉस के सामने पहुंचेंगे तो वो एकदम से हमारे ऊपर हमला कर देंगे और फाइट के दौरान वो उस बैरियर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसका फायदा उठाकर तुम जिन्वू यहाँ से भाग जाना और मेन असॉल्ट टीम को ढूंढना हमारी मदद के लिए। जिन्वू कहता है क्या तुम यहाँ पर मरने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर सॉन्ग बताता है कि हमारा काम डंजन से जिंदा वापस जाना नहीं है बल्कि इसको क्लोज करना है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और जिन्वू को एक बुक देते हुए कहती है प्लीज इस बुक को मेरे फैमिली वालों को दे देना, हम आखिर तक इस मिशन को खत्म करके रहेंगे, पर लेकिन तुम अलग हो इसलिए कोशिश करना कि यहाँ से जिंदा निकल जाओ। इतना सब कुछ देखने के बाद जिन्वू को डबल डंजन की रेट की याद आती है और वो कहता है कि वहाँ के लोग अलग थे और यहाँ के लोग अलग है। और वो उस लड़की से डायरी ले लेता है और कहता है ठीक है, मैं इसे तुम्हारी फैमिली को दे दूंगा, पर लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी नौबत ना आए। और हम अगले सीन में चाइन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने वहाँ आई होती है और तभी उसके सामने माइनिंग टीम का बॉस आ जाता है और कहता है तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ना। चाइन कहती है तुम ये सब छोड़ो, क्या यहाँ पर जिन्वू था? जिस पर वो बॉस कहता है हाँ, पर लेकिन वो अभी असॉल्ट टीम के साथ गेट के अंदर गया है। और हम देखते हैं वो ऑर्क उन सभी लोगों को एक जगह पे लेकर आते हैं जहाँ पर और भी ज्यादा ऑर्क होते हैं और सामने एक डंजन बॉस बैठा होता है जो कहता है इंसानों तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।